नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के YouTube चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात कि चैनल को यानी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है परीक्षा जंक्शन के उनको फॉलो और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि लाइक भी कर दें, क्योंकि इससे हम और अपनी कनेक्टिविटी और बेहतर प्रदर्शन के साथ आपके सामने पेश होंगे और चीज़ों को और ज़्यादा तरीके से एक्सप्लोर करेंगे हम, ठीक है, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए, तो सभी को मेरा हृदय से सभी को नमस्कार है। और हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इंडियन हिस्ट्री में कल हमने जहां तक पॉसिबल हुआ, जहां तक हमने किया, लेकिन मैं टॉपिक का नाम बता दूं, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। रॉलेट एक्ट की जो कहानी थी, तो सभी के बारे पहले हम आधुनिक इतिहास डाल देते हैं वरना सब्जेक्ट बुरा मान जाती है। आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में आज हमारा जो टॉपिक होगा उसको मैं डालूंगा बाद में, लेकिन पहले समझाऊंगा। तो कल हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा था और रॉलेट एक्ट में हमने ये देखा था, कल सभी ने लेक्चर देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको जरूर देखें एक बार, ठीक है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो पहली बात हम करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। हमने बताया था कि जिस प्रकार से भारत में 1919 का जो वर्ष है वो भारत के लिए बहुत ही अत्यंत डरावनी वर्ष रहा है। अत्यंत मतलब जिसमें कहते हैं कि लोग डरे हुए थे, लोग भयभीत थे। और सबसे बड़ी बात थी कि गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, लोगों के मन में उल्लास बढ़ता जा रहा था, लोगों के मन में क्रांतिकारी की भावना आ रही थी, वो तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो भारतीय रक्षा अधिनियम था अंग्रेजों का, जो अंग्रेजों को प्रोटेक्ट करता था, अंग्रेजों को एक कवच के रूप में काम करता था, वो भी समाप्ति की तरफ था। तो दोनों ही उल्टे काम हो रहे थे। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत जब काम होंगे, लोगों के मन में क्रांतिकारी की भावना आ जाती है, लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना उठने लग जाती है, और दूसरी तरफ इंडियन डिफेंस एक्ट जो है वो खत्म होने की कगार पर है। तो आप सोचिए एक बार कि दोनों एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं और अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे अपने वर्चस्व को बचाने में लगी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति की नियुक्ति की जिसका नाम है सर रॉलेट एक्ट, मतलब सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, सॉरी, सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति करने के बाद उसने एक कमीशन बनाया और उसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के आधार पर एक एक्ट बनाया। उस एक्ट को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा और उसके साथ साथ उस रॉलेट एक्ट को बिना ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, इस प्रकार से उस कानून की संज्ञा दी गई। एक्चुअली में ये रॉलेट एक्ट जो कानून था ये सर सिडनी द्वारा बनाया गया था और इसका ये कहना था, इस कमीशन का ये कहना था कि भारत में जो लोग, भारत में जो लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं, उनका पता लगाइए और उनको ढूंढ ढूंढ कर जेलों में ठूंस दीजिए। जेलों में ठूसने का मतलब है कि ना तो उनको कोई कारण बताइए, ना वो वकील कर सकेगा, ना कोई दलील कर सकेगा और ना कोई अपील कर सकेगा। तो कुल मिला के ना वकील है, ना दलील है, ना अपील है, कुछ भी नहीं है। सीधे पकड़ के गिरफ्तार किया और उसको जेल में डाल दिया और उस पर मृत्यु दंड का सजा का प्रावधान कर दीजिए। अब ये बताइए कहां की इंसाफी है अंग्रेजी सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ये कहां की इंसाफी है। जिस प्रकार से अंग्रेजी सरकार ने यह कानून बनाया, यह सीधे प्रकार से भारतीयों का दमन करना था। अरे भारतीयों का दमन करना ही था तो इस प्रकार से कि उनको आप जबरन ठूस दे रहे हो, जबरन ठूस दे रहे हो। कोई जानवर हैं? बताइए, आप इतिहास की दृष्टि से सोचिए, कोई जानवर प्रकृति के हैं? बल्कि जो देशभक्त, जो क्रांतिकारी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहा है, वो कैसे देशद्रोह हो सकता है? मैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं। लेकिन फिर भी चलो, अंग्रेजी सरकार ने यो काम किए, ये बहुत दर्दनाक काम थे, बहुत दुख भरे काम थे और इससे जनता के मन में और ज्यादा डर बैठ गया। फिर क्या होता है, फिर महात्मा गांधी जी ने तभी 6 अप्रैल 1919 को एक सविनय अवज्ञा यानी सविनय अवज्ञा नहीं, सत्याग्रह करने का निश्चय किया। वो कहते हैं कि मैं सत्याग्रह करूंगा, और सत्याग्रह का एक ही मतलब होता है कि सत्य की राह पर चलना। सत्य की राह का इन द सेंस है कि अहिंसा के साथ चलना, कोई भी हिंसा नहीं करना। लेकिन जब गांधी जी ने सबको 6 अप्रैल 1919 की डेट दे दी थी, तो उससे पहले इन क्रांतिकारियों को, इन जो हमारे जो क्रांतिकारी देश की आजादी के जो लड़ रहे थे, उनको अमृतसर में, लाहौर में, दिल्ली में और वाराणसी में, कई अहमदाबाद में, कई सारी जगहों पर हिंसा करने की जरूरत थी ही नहीं। क्योंकि गांधी जी एक बात कहते हैं कि यदि आप हिंसा करोगे, और हिंसा में क्या होता है कि दोनों पक्षों के सामने आमने सामने होते हैं, दोनों पक्ष जब आमने सामने होंगे तो एक पक्ष एक गोली चलाएगा तो दूसरा पक्ष उस पर 2 गोली चलाएगा। सीधी बात कहेंगे,
यानी हिंसा में हिंसा ही होगी और हिंसा से केवल अंग्रेजी सरकार की जीत साबित होती है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को अपनी पत्रिकाओं में, अपनी मैगजीन में और दुनिया और देश के सामने ढोंगबाजी करने के लिए एक बहाना मिल जाता है कि देखो भाई साहब, भारतीय पहले गोली चला रहे थे इसलिए अपने अपने बचाव में गोली चला दी। जब पुलिस वाला फेक एनकाउंटर करता है, कोई भी पुलिस वाला जब फेक एनकाउंटर करता है तो सीधे सीधे अपने बयान में क्या कहता है वो, कि देखो भैया सामने वाला गोली चला रहा था इसलिए हमने बचाव में गोली चलानी पड़ी। तो कुल मिला के हिंसा का तो यही आंसर होता है। लेकिन महात्मा गांधी जी यही कहते भाई अहिंसा के साथ करो, लेकिन नहीं माने कुछ क्रांतिकारी और उन्होंने अमृतसर में इतनी ज्यादा हिंसा कर दी, इतनी ज्यादा हिंसा कर दी कि अंग्रेजी सरकार को इस हिंसा को कुचलने के लिए, इस क्रांति को कुचलने के लिए, कि उनके मन में यह डर था कि 1857 जैसी क्रांति फिर ना हो जाए और अंग्रेजी सरकार फिर से ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाए। तो इसलिए उस ब्रिटिश सरकार ने इस अमृतसर में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। बताऊं आपको, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सबसे ज्यादा हिंसा हो गई तो पंजाब के लाहौर में और अमृतसर में की गई, मैं आपको बता दूं उस समय। ठीक है, अब इस अमृतसर में जब आगजनी हुई, अंग्रेजी चौकियों को जलाया गया, अंग्रेजी फाइलों को जलाया गया, डाक के तार, संचार के तार सब तोड़ दिए गए। मतलब कुल मिला के वो दिल्ली वाली 1857 की क्रांति जैसा माहौल बन गया था धीरे धीरे। यदि अंग्रेजी सरकार कुछ ना करती तो शायद ये क्रांति और बढ़ जाती, और मैं तो चाहता हूं कि और बढ़नी भी चाहिए थी, लेकिन अहिंसा के साथ बढ़नी चाहिए थी। हिंसा से आजादी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे भारतीय इतिहास में ऐसे कई सारे और भी नेता हुए जिनका हिंसा के साथ समर्थन था, और महात्मा गांधी जी अपने साथ हमेशा अहिंसा को लेकर चलते थे। चलिए, तो हिंसा और अहिंसा के पर्सपेक्टिव से आज वर्क करते हैं और जलियांवाला कांड आज हमारा टॉपिक है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक इतिहास में आज हमारा जलियांवाला हत्याकांड यह रहेगा, जलियांवाला हत्याकांड। और जलियांवाला हत्याकांड जो है बच्चों याद रखना, यह हमारे इतिहास का इतना दर्दनाक हत्याकांड है, इतना दर्दनाक हत्याकांड है कि शायद मुझे पढ़ाते हुए मेरी रूह कांप जाती है, पढ़ाते हुए मेरी रूह कांप जाती है कि मैं कैसे पढ़ाऊं इसको। जब मैं उस बयान पे आता हूं तो शायद मैं नहीं मान सकता कि ये कभी सच उस व्यक्ति ने भी कहा होगा। इतिहास में इतना दर्दनाक चैप्टर कि जब ये चैप्टर आता है ना, सच में बताऊं मैं खुद डर जाता हूं कि उस वक्त लोगों ने कैसे फेस किया होगा उस माहौल को, उस टाइम को, जब उनके सामने इतने भीड़ों के सामने बंदूक चलाई गई। अब सोचो कि वो या तो दाएं भागे होंगे या बाएं भागे होंगे, कहां भागे? दाएं और बाएं के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आगे डायर खड़ा था, पीछे पूरी सेना ने उनको घेर लिया था। अब वो भागे तो कहां भागे बताइए? ऐसा मंजर आप कभी सोचो कि आप उस जगह होते, जलियांवाला बाग में आप उपस्थित होते, और उस समय देखो सीधी सी बात है कि हमारे कहीं ना कहीं पूर्वज वहां उपस्थित थे, ऐसी बात है और ये फिक्स है, किसी ना किसी का पूर्वज वहां उपस्थित जरूर रहा होगा। और आज वो जिंदा होते तो आज आपको शायद वो कहानी बताते, तो मैं बता रहा हूं आपको रातों की नींद उड़ जाती है आपको सपने में वही जलियांवाला बाग आता। और यह हकीकत है कि मैं जब भी जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाता हूं ना, मुझे उस रात में नींद नहीं आती, और उस रात में वही दौर, मुझे वही समय, मेरे समय चक्र मेरे सामने घूमता रहता है, वही चक्र मेरे सामने हमेशा घूमता रहता है कि मैं कैसे बयान कर सका, कि मैं कैसे बच्चों को यह बता सका कि उस समय ऐसा हुआ था। चलिए, लेकिन इतिहास का एक विषय है और इतिहास के विषय होने के नाते, सबसे महत्वपूर्ण विषय होने के मद्देनजर रखते हुए हम इसको आज बयान करेंगे पूरी तरीके से। तो चलिए जलियांवाला बाग हत्या की बात करते हैं, हत्याकांड की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है रॉलेट एक्ट का विरोध करते 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 लाहौर, अमृतसर में इतनी ज्यादा हिंसा हो गई। होने को तो दिल्ली में भी हुई थी, अहमदाबाद में भी हुई थी, वाराणसी में भी हुई थी, लेकिन देखते हैं कि लाहौर और अमृतसर में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। अमृतसर में जब आगजनी हुई तो अंग्रेजी सरकार घबरा गई कि क्रांति स्टार्ट होने वाली है, इसको पहले ही कुचल दिया जाए। अंग्रेजी सरकार ने इसे कुचलने के लिए, दमन करने के लिए सबसे पहले पंजाब और लाहौर, पंजाब के लाहौर और अमृतसर में जो इस रॉलेट एक्ट के विरोध के मोर्चे को जो संभाल रहे थे भारतीय क्रांतिकारी नेता, उनका नाम है सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल सिंह। इन दोनों को सबसे पहले गिरफ्तार किया। तो सबसे पहले आप यहां से लिख सकते हैं कि कहानी, यानी इसका बैकग्राउंड क्या था। तो आप सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लीजिए।
तो बैकग्राउंड के बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि सर इसका बैकग्राउंड बना कैसे। ऐसे थोड़ी ना है कि जनरल डायर आया और सीधे उसने भीड़ पे गोली चला दी, ऐसा तो नहीं हो सकता। डायर इतना तो पागल नहीं था, ठीक है, और हमारे भारत के लोग भी इतने पागल नहीं थे। हालांकि मैं डायर को यहां पर सही नहीं ठहरा रहा कि डायर ने सही किया, नहीं, डायर ने बिल्कुल एक राक्षसों जैसा काम किया, एक दुष्कर्मों जैसा काम किया उसने, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और चलिए और बताओ डायर को मारने वाला भी कौन था? उधम सिंह। उसका नाम भूल गए आप? हमारा सबसे बहादुर नेता, हमारे सबसे बहादुर क्रांतिकारी उधम सिंह ने मारा था उसको लंदन में जाके। ये भी कहानी बताएंगे, लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट 1919 का विरोध करने के लिए पंजाब के लाहौर एवं अमृतसर में सबसे अधिक हिंसा हुई। अमृतसर में सबसे अधिक हिंसा होती है। सबसे अधिक हिंसा हुई। आपको जब पता है कि पंजाब के लाहौर में और अमृतसर में सबसे ज्यादा हिंसा होने लगी और धीरे धीरे यह हिंसा इतनी बढ़ती चली गई कि अंग्रेजी सरकार के मन में एक भय बैठ गया, क्योंकि उस समय भारतीय रक्षा अधिनियम तो था ही नहीं। जो भारतीय रक्षा अधिनियम के नाम पर ये सभी को जेल में ठूस देते, लेकिन रॉलेट एक्ट जरूर था। अब भाई ये बताओ कि रॉलेट एक्ट हो चाहे भारतीय रक्षा अधिनियम हो, सारे के सारे कानून धरे रह जाते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। आज की सरकार की बात कर लें, आपको पता है किसान आंदोलन हुआ था, जब किसान आंदोलन में कितने लाखों की भीड़ सड़कों पर आ गई थी, दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पर। पंजाब में देखें आप, चंडीगढ़ की तरफ देखें, राजस्थान में देखें, यूपी में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, कितना, मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये एमपी, यूपी, इतने बड़े बड़े किसान सड़कों पर आ गए थे, दिल्ली का चक्का जाम कर दिया था। तो याद रखना कि भीड़ का कोई नाम नहीं होता है, भीड़ का कोई भी नाम नहीं होता है। किस किस को गिरफ्तार करोगे, जेल भी कम पड़ जाएंगे आपके पास। सरकार वहीं अपनी हार मान लेती है जब आंदोलन इतनी चरम सीमा पर आ जाता है। चलिए, तो लेकिन जब अधिक हिंसा होती है तो अंग्रेजी सरकार ने इसे कुचलने के लिए, अंग्रेजी सरकार ने इसे कुचलने के लिए, अंग्रेजी सरकार ने इसे कुचलने के लिए या इसका दमन करने के लिए क्या किया? भाई साहब, पंजाब में जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के होने के नाते, जो रॉलेट एक्ट के विरोध कर रहे थे, उसके सर्वोच्च नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह। कुचलने के लिए पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, पंजाब में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कौन थे? नेतृत्व कर रहे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किया। अब देखें, अंग्रेजी सरकार जानती थी, अंग्रेजी सरकार को लगा था कि भाई आंदोलन को यदि कंट्रोल करना है, आंदोलन को खत्म करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले उस आंदोलन के नेता को पकड़ेंगे। भाई आज भी तो यही होता है। आज किसान आंदोलन हुआ था हमारे भारत में, ठीक है। किसान आंदोलन जब हुआ था तो क्या हुआ था? उस समय किसानों के जो सबसे प्रमुख नेता थे, या जो किसानों की यूनियन हुआ करती है, उन किसानों का जो सर्वोच्च नेता होता है, आज हालांकि किसान संघ हुआ करता है भारत में, तो भारत में जो किसान यूनियन हुआ करती है उसका जो सर्वोच्च नेता होता है, ठीक है, उससे हमारी सरकार बातचीत करने को तैयार हो गई थी कि भाई आइए हमारे मिनिस्ट्री में आइए, बातचीत करिए। तो हालांकि उस समय अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने उनसे बात की, ठीक है। उस समय जो किसान मंत्री भी थे उन्होंने बात की, ठीक है। उनसे बात करने के दौरान जब उन्होंने अपने आंदोलनकर्ता को समझाया तो
फिर सब शांत हो गए थे, ठीक है। और हालांकि बाद में किसान जो अधिनियम थे उनको वापस भी ले लिया गया था तीनों को। तो कुल मिला के यदि हमें किसी भी आंदोलन पर कंट्रोल पाना है तो सबसे पहले उस आंदोलन के सर्वोच्च नेता से बात करो, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी सरकार थी भैया, ये तो भारत की सरकार है जो बात कर लेती है, लेकिन अंग्रेजी सरकार का ऐसा कोई रिवाज नहीं था। अंग्रेजी सरकार सोचती थी ये तो क्रांतिकारी हैं, को गिरफ्तार करो, बात करने से कुछ नहीं बनेगा। तो सीधे सीधे उन्होंने सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल सिंह पर अपना हाथ मान लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद क्या किया, उनको गिरफ्तार तो करने के साथ किया ही किया, लेकिन उनको पंजाब से बाहर खदेड़ने का आदेश दे दिया। तो सीधे बात है कि गिरफ्तारी के बाद यह क्या हुआ कि गिरफ्तारी के बाद उन दोनों नेताओं को पंजाब से बाहर जाने का और खदेड़ने का आदेश दिया। पंजाब से बाहर जाने का आदेश दिया। ठीक है कि भाई यदि ये सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल सिंह पंजाब से बाहर चले जाएंगे तो जब नेता ही चला जाएगा तो आंदोलनकर्ता करेंगे भी क्या, उनकी जो राष्ट्रीय भावना होगी वो, उनका मनोबल गिर जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन कम पड़ जाएगा और हम सक्सेस हो जाएंगे। अंग्रेजी सरकार कुछ इस प्रकार सोच रही थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार को नहीं पता था कि इनके गिरफ्तार करने से और पंजाब से बाहर जाने के आदेश को लेकर भारतीय जनता और ज्यादा क्या हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। भारतीय जनता के मन में और ज्यादा क्रांतिकारी की भावना आ जाएगी। कुछ इस प्रकार ही हुआ, यानी इनके पंजाब से बाहर जाने के आदेश को लेकर और इनके गिरफ्तारी के आदेश को सुनकर भारतीय जनता के मन में और ज्यादा क्या आ गया, गुस्सा आ गया अंग्रेजी सरकार के प्रति, और वो रॉलेट एक्ट का विरोध और ज्यादा करने लग गए। और जब अंग्रेजी सरकार ने देखा कि ये तो यार उल्टा हो गया, यानी हमने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, फिर अंग्रेजी सरकार के मन में एक व्यक्ति आया नजर में, उसका नाम है ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर। जनरल था ये, हालांकि सेना का कमांडर हुआ करता था, ये आर्मी चीफ की पोस्ट मान लीजिए, ब्रिगेडियर, जो आज हम ब्रिगेडियर की पोस्ट की बात करते हैं ये वही था, यानी आर्मी का कैप्टन मान लीजिए। अब क्या हुआ साहब, इस रेजिनाल्ड ब्रिगेडियर जनरल डायर को अंग्रेजी सरकार ने बुलाया। अंग्रेजी सरकार ने बोला कि भारत जाओ और भारत में एक रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे जो लोग हैं वहां पर जाकर उनको संभालो। आदेश तो सरकार यही देगी कि भाई जाओ। आज कोई यदि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी भी जिले में यदि कोई मूवमेंट हो भी रहा है तो सीधे सीधे आईएएस के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी जिला कलेक्टर को आदेश दिया जाता है कि आप जिले के कलेक्टर हैं और आपके जिले में ये क्रांति हो रही है, ये आंदोलन हो रहा है, ये मोर्चा हो रहा है, इसको रोकिए, इसको संभालिए, लोगों से बात करिए, ठीक है, चलिए, या किसी पर मुकदमा चलाइए, जो फर्जी हैं उन पर मुकदमा चलाइए। तो जिले का कलेक्टर क्या करता है, वो अपनी जिम्मेदारी लेकर उस जिले को हैंडल करने का प्रयास करता है। ऐसे ही क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार के आदेश पर ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड जनरल डायर ने भारत में कदम रखा और भारत के कदम रखने पर ही अमृतसर पहुंच गया। अमृतसर में इसको अपॉइंट कर दिया। अमृतसर में इसके अपॉइंट करने के साथ क्या होता है, अमृतसर में जब इसको अपॉइंट किया गया तो अमृतसर में अपॉइंट करने के साथ सबसे पहले इसने स्थिति को देखा। इसने कहा यार स्थिति तो संभल ही नहीं रही है, और कल को मैं यदि स्थिति नहीं संभाल पाया तो ब्रिटिश सरकार मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हूं तो मैं ऑफिसर ही ना, आर्मी ऑफिसर हूं, कल को मुझे नहीं छोड़ेगी। अब ऐसे कुल मिला के डायर पर एक प्रेशर बनने लग गया। डायर पर दो तरीके से प्रेशर थे, एक तो खुद के ईगो को लेकर था। हाँ, डायर बहुत ईगो वाला पर्सन था, बहुत ईगोइस्ट पर्सन था। डायर का खुद का एक ईमान था कि मैं नहीं रोक पाया तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा, और दूसरी बात इस पर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी था, महारानी का, प्रधानमंत्री का, ब्रिटेन का, ठीक है। अब ऐसे मिला के इसके दो प्रेशर थे। इसने क्या किया, ना आव देखा ना ताव देखा, इसने सीधे अमृतसर में पूरे में मार्शल लॉ लगा दिया। और आज आपको बता दूं, मार्शल लॉ कानून आज हमारे भारत के संविधान में भी है। यह मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जो भारत की आपातकालीन स्थितियों से तुरंत निपटने के लिए प्रभावी माना जाता है। यानी यदि आपको लगता है, आपको नहीं, यदि सरकार को ऐसा लगता है, आपको तो क्यों लगेगा, खैर आपको लगेगा तो आप तो क्या ही कर दोगे, लेकिन नहीं, सरकार को ऐसा लगता है कि यदि किसी भारत के किसी छोटे से क्षेत्र में
और ऐसी कोई स्थिति आ चुकी है जिससे निपटना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और जिससे निपटना जरूरी भी है, तो वहां पर सरकार क्या करती है, उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर देती है आर्टिकल 33 के तहत। ठीक है, अब सब आर्टिकल 33 के तहत मार्शल लॉ लागू कर दिया। मतलब उस समय आर्टिकल 33 नहीं था, लेकिन डायर ने पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब मार्शल लॉ लागू करने से क्या होता है, मार्शल लॉ में आदेश दिया जाता है, चाहे आज का कानून हो चाहे उस समय का कानून हो। मार्शल लॉ एक्चुअली में एक ब्रिटिश कानून है, ब्रिटिश कानून है। और ब्रिटिश क्या करते थे, आपत्तिजनक स्थितियों से निपटने के लिए, जिसको संभालना बहुत मुश्किल था या नामुमकिन है, उनसे निपटने के लिए तुरंत प्रभावी तरीके से यह कानून लागू कर दिया करते थे। और इस कानून से क्या होता कि ब्रिटिश सरकार को तुरंत राहत मिल जाया करती थी। और ये एक्चुअली में जो कानून है ना, ये डर की भावना पैदा करता है लोगों के मन में। और डर की भावना कैसे पैदा होती है, जैसे कि आदेश दिया जाता है कि कोई भी अपने घर से बाहर निकला, एक तो सारे मार्केट बंद करो, सारी दुकानें बंद करो, पूरा स्कूल यूनिवर्सिटी सब बंद कर दो, कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, जो और घर से बाहर निकला सीधा गोली चला दो। या फिर आदेश दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति 5 या 4 के ग्रुप में खड़ा होता हुआ पाया गया, सीधे पैरों में गोली मारो। भाई यहां तो नहीं मारते सरकार आज की, लेकिन सीधे पैरों में गोली मारो, यानी तुरंत गिरफ्तार करो, क्योंकि मार्शल लॉ का उल्लंघन हुआ है, वॉल्यूशन हुआ है। तो यह होता है कानून जो प्रभावी तरीके से निपटने में काम आता है। जैसे कि आप क्या करते हैं, आपके घर में जब कभी ऐसा माहौल हो जाता है, आपके घर में मान लो कोई इतनी भयंकर लड़ाई हो गई है कि मतलब आमने सामने दोनों पक्ष भिड़ गए हैं बिल्कुल, तो उस समय क्या करती है, जैसे दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाए, कभी भाई बहन में लड़ाई हो जाती है, बहुत बड़ी वाली लड़ाई हो जाती है, जिसे मैं एक रेयर कंडीशन कहता हूं। ठीक है, तो जब लड़ाई हो जाती है तो माँ बाप क्या करते हैं, तुरंत मार्शल लॉ लगा देते हैं। मार्शल लॉ का मतलब, चल भाई तू अपने कमरे में जा, चल तू अपने कमरे में जा, दोनों कमरे से बाहर निकले तो टांगे तोड़ दूंगा, ऐसी कुछ बातें कहते हैं घर वाले भी। तो यही चीज होती है, यानी अपनी अपनी जगह भेज दीजिए सबको। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, पंजाब से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन इस गिरफ्तारी के कारण, आप बोल सकते हैं कि लेकिन इस गिरफ्तारी से, लेकिन इस गिरफ्तारी से भारतीय लोगों ने विद्रोह को और आगे बढ़ाया, लोगों ने विद्रोह को और आगे बढ़ा दिया, विद्रोह को और आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाया। अब बढ़ाया तभी ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह को रोकने के लिए प्रभावी तरीके से, यानी इफेक्टिव तरीके से, इफेक्टिव मेथड से इस आंदोलन को रोकने के लिए तुरंत एक ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश जनरल अधिकारी डायर को नियुक्त किया। तो चलिए तभी अंग्रेजी सरकार ने, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड जनरल डायर को नियुक्त किया, जनरल डायर को अपॉइंट किया। ठीक है, अब जब जनरल डायर भाई साहब अपने कदम की तरफ बढ़ चला गए, अमृतसर की तरफ कूदा व्यक्ति है, तो ब्रिगेडियर जनरल डायर को क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। अब जैसे ही जनरल डायर पहुंचता है अमृतसर में, कहां पर, अमृतसर में, तो सब अमृतसर में इस पे पूरी हालत खराब हो जाती है इसकी। अमृतसर में कहता, अरे भाई ये क्या है, लोगों की इतनी भीड़, लोग जहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, जहां घुस रहे हैं वहीं घुस रहे, जहां आग लगानी है वहीं आग लगा रहे, टेलीफोन के तार हुए, जो भी व्यापार धंधा हुआ, अंग्रेजी सरकार का पूरा ठप्प कर दिया। यानी कुल मिला के 1857 जैसी क्रांति पूरा माहौल बना दिया। अब पूरे भारत में तो फैलनी थी क्रांति, सीधी सी बात है, लेकिन एक डायर ने अमृतसर में क्या किया, तुरंत अमृतसर में पहुंचकर इसने आंदोलन को देखते हुए पूरे क्षेत्र में क्या लगा दिया, मार्शल लॉ लगा दिया।
पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया। इसे बोलते हैं हिंदी में सैनिक शासन या सैनिक कानून। क्या कहते हैं? सैनिक कानून। सैनिक कानून, सैनिक कानून लगा दिया। अब जब पूरे क्षेत्र में सैनिक कानून लगा देगा तो सैनिक शासन या सैनिक कानून का मतलब क्या होता है? आज भी इसको मार्शल लॉ ही बोला जाता है हमारे भारतीय संविधान में, और इसको सैनिक शासन ही बोला जाता है। अब क्या था, जब अमृतसर में इसने पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया, क्योंकि डायर पर दो तरीके से प्रेशर था। एक तो खुद को जवाब देना था, एक तो खुद का पहला कर्तव्य था। भाई ये मान लो कोई भी आप डायर को भूल जाइए, आप डायर को ये मानिए कि डायर एक व्यक्ति है जो सैनिक शासन का सबसे बड़ा मुखिया है, आप ये मान लीजिए, ठीक है। डायर को भूल जाइए कि अंग्रेज है क्या है, कुछ नहीं। डायर एक व्यक्ति है जो किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, ये मान लो। तो अब आप सोचिए, आप एक किसी पोस्ट पर हैं और आपके उस पोस्ट पर जो भी पावर्स हैं उसका तो इस्तेमाल आप करोगे ना ऐसी सिचुएशन आने पर, ठीक है। आप मान लो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़े हो, आपकी गन में बंद जो गोली है वो लोडेड है, ठीक है। सामने वाला आप पर हमला कर रहा है, ठीक है। आपके भारत के सैनिक, दो सैनिक मर चुके हैं, तो आप क्या उस समय ये इंतजार करोगे क्या कि चलाऊं या नहीं चलाऊं, यार सामने वाला मर जाएगा? नहीं, आप उस समय इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि डायर के खुद के लोग मर रहे थे ना, एक ये बात थी। और सबसे बड़ी बात, ये उस पोस्ट पर बैठा था जिसमें उस पोस्ट पर इसको मार्शल लॉ लगाने की पूरी ताकत थी। तो पहली बात तो इसने अपना पहला कर्तव्य निभाया, मार्शल लॉ लगाने का। चलिए, तो मार्शल लॉ लगा दिया इसने, ठीक है। ये बात तो ठीक भी रही, चलो, कि मार्शल लॉ लगाना किसी भी सैनिक अधिकारी का पहला कर्तव्य होता है, ठीक है। और दूसरी बात, इस पर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी था कि यदि जिस अंग्रेजी सरकार ने मुझे भेजा है मैं उसी काम को नहीं कर पाया तो मैं कैसा अधिकारी, तो मैं काय का अधिकारी। इसलिए दूसरा कर्तव्य भी निभाया इसने, ठीक है। चलो, ये कर्तव्य निभाया, मुझे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन इसके बाद जो किया ये सबसे ज्यादा राक्षस प्रवृत्ति का बन गया। फिर ये अब मार्शल लॉ लगा दिया। अब मार्शल लॉ में होता है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले, किसी भी तरीके का कोई भी जनसभा, कोई भी सम्मेलन, कोई भी आयोजन करने का कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए। यानी जहां भी आपको भीड़ दिखती है वहां पर गोली चला दो। मार्शल लॉ तो यही होता है। तो घर से बाहर निकलने पर बैन लग गया लोगों के लिए, और दूसरी बात क्या लग गया, और किसी भी तरीके से कोई भी मीटिंग्स हुई, कोई भी आयोजन हुआ, कोई भी कॉन्फ्रेंस है, कोई भी सम्मेलन है, कुल मिला के उन पर सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि सैनिक शासन यही कहता है। अब पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस समय क्या था, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद 13 अप्रैल, उसके ठीक कुछ दिनों के बाद 13 अप्रैल 1919, ये आज भी पंजाब में देखो, पंजाब में कितनी बड़ी दुर्दशा है ना, उस समय को देखते हुए कि पंजाब में आज के दिन यानी 13 अप्रैल के दिन 1919 को यह कांड भी हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन ये बैसाखी का त्योहार भी था। बैसाखी का त्योहार मनाया भी जाता है आज भी, ठीक है। बैसाखी को क्या बोलते हैं, पंजाबी में, सिखों में कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, उस समय पंजाब में बैसाखी का दिन था। और पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए ये बैसाखी का जो त्योहार होता है ना, जैसे हमारे यहाँ दिवाली है, हमारे यहाँ होली है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और उनके लिए बहुत बड़ा दिन होता है। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या करते हैं पंजाब के लोग, पंजाब के समस्त जो निवासी थे, वो बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए, एक जलियांवाला बाग है जहां पर एक कुआं भी है, तो उस कुंड की पूजा करने के लिए ये बैसाखी के दिन पंजाब के समस्त निवासी अपने घरों से बाहर निकलते हैं। अपने घरों से बाहर निकलकर आप सोच रहे हो कि कोई एक या दो तो नहीं निकला होगा, कम से कम 1000, 2000, 3000 के लोगों में तादाद निकले होंगे, घरों से बाहर निकले, ठीक है। जबकि पत्रिका में, जबकि किसी भी न्यूज़पेपर में ये आ गया था कि किसी भी तरीके की कोई भी आयोजन, कोई भी सम्मेलन या कोई भी कॉन्फ्रेंस या कोई भी जनसभा या भीड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक है। उसके कुछ दिनों के बाद बैसाखी का दिन आया। पंजाब के लिए उत्सव का माहौल था। पंजाब के लोग जलियांवाला बाग में, ये जगह का नाम है जलियांवाला बाग में, उस कुंड की पूजा करने के लिए गए। अब कुंड की पूजा करने तो गए ही थे, लेकिन उस समय सत्याग्रह चल ही रहा था महात्मा गांधी जी का 6 अप्रैल से। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा, या महात्मा गांधी जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने सोचा कि चलो यहाँ पर एक जनसभा भी कर लेते हैं।
तो 13 अप्रैल के कारण क्या था कि 13 अप्रैल ये पंजाब के बैसाखी का दिन था, पंजाब के बैसाखी का दिन था, बैसाखी का दिन, जो कि एक फेस्टिवल है, जो कि क्या है, त्योहार है, जो कि एक त्योहार है। ये पंजाबियों का त्योहार है, यानी सिखों का त्योहार है। ठीक है, अब पंजाब के बैसाखी का दिन था, जो कि पवित्र दिन था एक। ठीक है, अब इस समय क्या होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला कारण में क्या होता है और दूसरे कारण में क्या होता है, देख लेते हैं। तो पहला कारण यह था कि जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग में सभी लोग पूजा करने को एकत्र हुए, पूजा करने को एकत्र हुए या पूजा करने को इकट्ठा हुए। अब पूजा करने को इकट्ठा, भाई त्योहार के दिन तो लोग घरों से बाहर निकलेंगे और बैसाखी का दिन था, उस दिन ये पूजा ना करें, कभी ऐसा हुआ है? देखो आज भी, आज मान लो हमारे यहाँ हिंदुओं में दिवाली का त्योहार है, होली है, होली में आप सभी को पता है होलिका दहन होता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वो जो होलिका दहन होता है उसके कुछ आग लेके आते हैं घर पे, ये हमारी परंपरा है हिंदुओं में। तो अब मान लो ऐसा हो जाए कि होली के दिन हमारे क्षेत्र में मोर्चा लग जाए, लग गया, तो हालांकि समझदार इंसान होगा तो वो सीधी बात है कि यो कहेगा भाई मोर्सल लॉ है, कहाँ होलिका दहन होगा यार, छोड़ो, घर से घर ही अंदर रहते हैं, घर पे ही हम होलिका दहन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अब मान लो कुछ लोगों की भैया परंपरा है कि नहीं हम तो होलिका दहन बाहर ही करेंगे, मान लो उस कम्युनिटी ने मिलकर बाहर कर लिया, तो सीधी सी बात है, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर सरकार के मन में ये जाएगा कि हमारे कानून का उल्लंघन हो गया। भाई आप तो होलिका दहन कर रहे हैं, आपका इंटेंशन चाहे सही है चाहे गलत है, मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी वजह से ये कानून का जो उल्लंघन हुआ है इसका जवाब कौन देगा, और आपकी वजह से यानी विद्रोह और भड़क गया तो इसका जिम्मेदार आप लोग हैं। फिर कुल मिला के तो जलियांवाला बाग में पूजा करने को लोग इकट्ठा हो गए, ये इनका भी सही है भाई, इनका भी ठीक है, बैसाखी का दिन है। दूसरा कारण क्या था कि रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, विरोध करने के लिए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। अब शांतिपूर्ण सभा का मतलब यह है कि भाई हाँ, इस दिन का इतिहास गवाह है, इस दिन का इतिहास गवाह है 13 अप्रैल 1919 का, कि डायर के द्वारा जब पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ, लाहौर में मार्शल लॉ लागू किया गया, सैनिक शासन लागू किया गया, उस दिन के बाद, मार्शल लॉ लागू होने के बाद, उस दिन के बाद अमृतसर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जिसमें भारतीयों को दोष दिया जा सके, यानी भारत के लोग किसी प्रकार का आंदोलन नहीं कर रहे थे, उस सैनिक शासन का पूरा तरीके से पालन कर रहे थे। यानी जलियांवाला बाग में लोग पूजा करने तो जा ही सकते हैं, पूजा करने तो जा ही सकते हैं ना, लेकिन ये इन लोगों को समझ में नहीं आया। बस लोगों ने सोचा कि पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन डायर ने तो ये लिखा है पत्रिका में कि हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते, पूजा तो कर ही सकते हैं। अब उस समय लोगों में चाहे समझ नहीं थी या लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, ऐसा कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, पूजा करने गए और यहां पर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। ठीक है, तो भारत के लोगों ने ऐसा कोई भी उपद्रव उस दिन नहीं किया था, क्योंकि त्योहार का दिन है और त्योहार के दिन उपद्रव कौन करता है यार, ये बताओ। दिवाली, आपके घर में दिवाली है, आपके मोहल्ले में 10 घर है, आप दिवाली के दिन कोई लड़ाई झगड़ा करने जाओगे क्या? आप क्या सोचोगे, अरे छोड़ो यार आज दिवाली है, अपना बढ़िया से पूजन कर लेते हैं, कल इसको देखेंगे या त्योहार के बाद देखेंगे। तो क्यों किसी के घर में किसी को मातम का माध्यम बनाया जाए? हम किसी के मातम चाहते ही नहीं है। तो त्योहार के दिन ये बोलते हैं कि दुश्मन दुश्मन भी हाथ मिला ही लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये था, लोगों ने सोचा कि छोड़ो यार, पूजा करने तो आए हैं, ऐसे करते हैं थोड़ा सा हम जनसभा कर लेते हैं, जब मार्शल लॉ खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही डायर को यह खबर लगी, अच्छा जलियांवाला बाग में 1000 लोग इकट्ठा हुए हैं, और डायर को यह बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन पंजाब में त्योहार है, बैसाखी का दिन है। अंग्रेज कहां जानते हैं,
इतनी खबर नहीं थी। ठीक है, तो साहब डायर को बिल्कुल नहीं पता था कि उस दिन, और ये मत सोचो कि मैं डायर को जस्टिफाई कर रहा हूं कि डायर सही था, डायर गलत था। लेकिन अब क्या होता है कि डायर को नहीं पता था कि पंजाब में बैसाखी का दिन है, पंजाब के समस्त वासियों के लिए त्योहार का दिन है। ठीक है, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं ये मेरे खिलाफ नहीं बल्कि त्योहार के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। त्योहार पे वहां पे कुंड है, कुआं है, उसकी पूजा करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं पता था। डायर के मन में गलतफहमी बैठ गई। डायर के मन में ये लगा कि ये लोग मेरे खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, यानी ये मेरे सैनिक शासन को तोड़ना चाहते हैं, और सैनिक शासन टूटा तो यानी मैं टूट गया हूं, और मैं टूट गया तो मैं पॉलिटिकल प्रेशर को कैसे झेलूंगा, मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा, सरकार तो छोड़ो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। तो इसलिए डायर ने आक्रोश में आकर, डायर ने गुस्से में आकर सीधे अपनी आर्मी को आदेश दिया और बोला, सेना की टुकड़ी को आदेश दिया कि चलिए तुरंत जलियांवाला मूव में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी को चारों तरफ से घेर लीजिए, कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति निकल ना पाए। पूरी सेना का आदेश का पालन करते हुए, डायर के आदेश का पालन करते हुए पूरी सेना की टुकड़ी ने अपने अस्ता बारूदों के साथ मिलकर 1000 लोगों का आंकड़ा बताया जाता है जलियांवाला बाग में। 1000 लोग जलियांवाला बाग में उपस्थित थे जो पूजा भी कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से सभा भी कर रहे थे। ठीक है, और डायर की सेना ने पूरी तरह उनको घेर लिया। और उस समय जलियांवाला बाग क्या है, ऊंची ऊंची दीवारों का बना है बच्चों, ऊंची ऊंची दीवारों का, जिसपे आप चढ़ भी नहीं सकते। कहां जाओगे, ये मत सोचना कि सर कोई मैदान है, मैदान में तो कहीं भी भाग सकते थे, नहीं, ये पूरा 4 दीवारों के अंदर बंद है बिल्कुल, और एक तरफ गेट है बस। वहां गेट पे डायर खड़ा हो गया, डायर की सेना खड़ी हो गई, और चारों तरफ दीवार है, ऊंची ऊंची दीवार। आज मान लो 80-80 फुट की दीवार है, क्या चढ़ जाओगे क्या तुम दीवारों पे? और दीवारों पे चढ़ने के लिए कुछ माध्यम भी होना चाहिए, माध्यम ही नहीं है, सारी चिकनी दीवारें हैं, चढ़ो कहां चढ़ोगे? अब जाओगे कहां, रहोगे तो उसी क्षेत्र में ना। तो ऐसे ही थे। तो ऐसा बताया जाता है कि जलियांवाला बाग में करीबन 1000, यानी ये आंकड़ा है, और आंकड़ा सही है गलत है ये भी नहीं पता, इससे ज्यादा ही होंगे, 1500-2000 के आसपास थे, बताया जाता है 3000 मान लीजिए, लेकिन हम 1000 लोगों को, 1000 लोग बहुत होते हैं भाई। हाँ, तो डायर ने क्या किया, सेना को आदेश दिया, सेना ने पूरे समस्त 1000 लोगों को जो पूजा कर रहे थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे उन सभी को घेर लिया। ठीक है, अब साहब जो पूजा कर रहे थे और वहां पर जो समस्त पंजाब के वासी थे उनका दिल भौचक्का रह गया। उन्होंने कहा यह क्या हो गया। डायर ने तुरंत आदेश दिया कि आप सभी ने मार्शल लॉ का उल्लंघन किया है और इसकी केवल एक ही सजा है, वो है मौत। क्या है? मौत। तो जनरल ब्रिगेडियर रेजिनॉल्ड डायर ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया, चारों तरफ से घेरा कि जितने भी लोग हैं सबको गोलियों से भून दो, सबको गोलियों से मारो। अब सीधे जब सेना की टुकड़ी ने पूरी चारों तरफ से लोगों पर जब गोलियां चलाई तो लोग भागेंगे कहां यार? मुझे एक चीज बताइए, इस तरफ सेना है, इस तरफ सेना है, बताइए, यहां पर डायर खड़ा हुआ है सेंटर में, ये डायर है, बताओ यहां पर जितने भी लोग हैं ये हैं, ये मान लो 1000 के लोग हैं। अब कहां भागेंगे यार? यहां पर बड़ी बड़ी दीवारें हैं ऊंची ऊंची, ऐसे कहां भागेंगे लोग? डायर सामने खड़ा हुआ है, वो खुद बंदूक लेके खड़ा है, सेना गोली चलाई धड़ाधड़। सेना ने क्या चलाया? सेना ने तुरंत फायरिंग स्टार्ट कर दी। कहां भागोगे? यहां जाओगे तो मरोगे, यहां रहोगे तो भी मरोगे। तो इस प्रकार से कुल मिला के यहां पर जब डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया तो सारे निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और सारे के सारे, जिसमें महिला, बूढ़े, बच्चे, जवान, सबकी मौत हुई, सबकी मौत हुई। आप सोचिए, बच्चे भी गए होंगे बेचारे, 2-2 साल के, 2-2 साल, 1-1 साल के बच्चे गए होंगे, उन पर गोलियां चलाई गई। ये एक निर्मम से निर्मम और राक्षसों वाला हत्याकांड था जो डायर के द्वारा किया गया। चलिए, तो इस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड हुआ, रेजिनॉल्ड डायर के आदेश पर हुआ। पूरी सेना ने 1000 निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई जो जलियांवाला बाग में केवल बैसाखी के दिन पूजा करने गए थे। लेकिन अब चाहे कह दो कि इनको इतनी समझ नहीं थी कि मार्शल लॉ था,
या फिर ये कह सकते हैं कि डायर को इतनी समझ नहीं थी कि डायर एक बार कह तो देता, ठीक है, लेकिन ऐसा ही हुआ, डायर की भूल थी या फिर इनकी समझ नहीं थी। चलिए अब कुल मिला के अब क्या हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि जनरल डायर ने, ठीक है, उसको ना ही लिखें तो बढ़िया है, तो एक कहानी है, कहानी के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेजिनाल्ड डायर ने 1000 लोगों पर जो जलियांवाला बाग में उपस्थित थे उन सभी निहत्थे लोगों को वो चारों तरफ से घेरा और चारों तरफ से घेरने के बाद उन पर सभी पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, ठीक है। और उसमें करीबन बताया जाता है कि हजार की हजार लोगों की मौत हुई थी, एक भी जिंदा नहीं बचा था, एक भी। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति को कितनी गोलियां लगी होंगी उस भीड़ में, एक ही व्यक्ति को छलनी कर दिया, छलनी, मैं बता रहा हूं कि बॉडी ऐसे कर दी जैसे कि मान लो वो था ही नहीं, पुतला कर दिया, पुतला फूंक दिया बिल्कुल डायर ने। तो वही बात थी। कुल मिला के ये निर्मम हत्याकांड आज जलियांवाले हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जब इसकी खबर ब्रिटिश सरकार को पता चली तो ब्रिटिश सरकार ने बोला, अरे भैया बाप रे, डायर हमने आपको कुछ और करने के लिए भेजा था, ये हत्याकांड करने के लिए नहीं भेजा था। ब्रिटिश सरकार का बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। ब्रिटिश सरकार ने बोला कि अधिकारी ने खबर दी महारानी को कि महारानी क्वीन, हमारे अधिकारी ने ये काम कर दिया है। तो महारानी बोली कि ये क्या, ये कैसा काम है, हमने कब बोला कि आप निहत्थे लोगों पर गोली चलाएं। यानी उस समय महारानी भी जरूर शौक हो गई होगी कि भाई ये कैसा अधिकारी है, ये कुछ अपने कर्तव्यों को ज्यादा ही हावी ले गया भाई साहब। लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसकी बहुत बड़ी आलोचना हुई, पूरा विश्व हावी हो गया कि डायर की गलती है, डायर की गलती है, डायर अपनी गलती को कमिट करे। इसके लिए भारत के लोगों ने, भारत के नेताओं ने एक आयोग का गठन करने की मांग की और आयोग का नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। तो लिखेंगे आप सभी, और लिखेंगे इस जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए, क्योंकि भाई अब डायर कहता है जनता गलत है, जनता कहती है डायर गलत है, अब गलत कौन है, इसके लिए कई कमेटी गठित की गई। तो आप सभी लिखेंगे कि इस सब पूरे मामले की, इस पूरे मामले की जांच के लिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को, 14 अक्टूबर 1919 को एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, 14 अक्टूबर 1919 को क्या किया गया, एक डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी क्या गठन किया गया, का गठन किया गया। और इसी डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का नाम आगे जाके क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा क्या, हंटर कमीशन। और डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की जो प्रेसिडेंसी थी, जो अध्यक्षता थी, वो कौन कर रहा था, वो हमारे स्कॉटलैंड, यानी यूरोप का एक देश है, स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल, जिनका नाम है क्या है, सर हंटर, यानी हंटर के नाम पर रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल थे जिनका नाम था हंटर, क्या था, हंटर। तो हंटर के नाम पर ही इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया हंटर आयोग, हंटर कमीशन, ठीक है। और हंटर कमीशन का गठन डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के आधार पर किया गया था, 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था। और ये किसके नाम पर रखा गया था, स्कॉटलैंड के फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल थे हंटर, उनके नाम पर रखा गया था, ठीक है। चलिए, तो ये क्यों किया गया था, ये सारा मामला जो था, ये पूरे मामले की जांच करना था कि इसमें जनरल डायर गलत है या जनता की गलती है, या पब्लिक की गलती है, या सैनिक शासन की गलती है जो डायर ने लगाया था। तो ऐसे कुछ मामलों की जांच करने के लिए ये अंग्रेजी सरकार द्वारा गठित किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी, हंटर कमीशन में 3 भारतीय लोग उपस्थित थे, क्योंकि भारतीयों का उपस्थित होना बहुत जरूरी था, क्योंकि भारतीयों को यदि ब्रिटिश सरकार उपस्थित नहीं करती इस डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी को, में यदि भारतीयों के नेताओं को उपस्थित नहीं करती, तो भारत के नेता और भी ज्यादा आंदोलन कर सकते थे, क्योंकि उनमें मन में यह शंका बैठ जाती कि ब्रिटिश सरकार तो डायर को ही क्या करेगी, फेवर करेगी, इसलिए भारतीयों का होना बहुत जरूरी था। तो कुल मिला के यहां पर तीन व्यक्ति जो भारतीयों को शामिल किया गया,
उनमें थे पहले तो कुछ शीतलवाड़ हरिवाड़ थे, नहीं सॉरी चिमन लाल हरिलाल थे। एक का नाम था चिमन लाल हरिलाल, एक का नाम था चिमन लाल हरिलाल, चिमन लाल हरिलाल। एक का नाम था शीतलवाड़, शीतलवाड़। और एक का नाम था पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण। ठीक है, ये तीन व्यक्ति थे जो भारतीय नेता थे। तो याद रखना कि हंटर कमीशन जिसका गठन 14 अक्टूबर 1919 को किया गया था, उसमें तीन भारतीय नेताओं का नाम बताइए। तो एक का नाम है हरिलाल, दूसरे का नाम है शीतलवाड़ और तीसरे का नाम है पंडित जगत नारायण। समझ गए आप? यानी भारतीयों को आना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारतीयों को यह ना लगे कि कहीं ब्रिटिश सरकार डायर के पक्ष में काम कर रही है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार, अब देखो डायर ने जो करना था वो तो कर दिया, अब कुल मिला के ब्रिटिश सरकार डायर को फेवर करना चाहेगी। भाई पूरा वर्ल्ड बैठा है भाई साहब, पूरा वर्ल्ड ब्रिटेन सरकार की आलोचना कर रहा है, महारानी की आलोचना कर रहा है कि कैसा अधिकारी है आपका, निहत्थे लोगों पर गोली चला देता है, ना सोचता है ना समझता है, और ऊपर से अपना दावा कर रहा है कि मैं सही था। यह कैसा अधिकारी है? इसको तो बर्खास्त होना चाहिए, ब्रिटेन सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरा पॉलिटिकल जो वर्ल्ड था पूरा प्रेशर क्रिएट कर रहा था महारानी पर। अब महारानी को तो भैया प्रेशर में काम करना ही था, इसलिए महारानी ने तुरंत तीन भारतीयों को उपस्थित कर दिया कि भैया कल को यह मत कहना कि मामला पक्षपात का हुआ है, कल को यह मत कहना कि महारानी ने डायर का फेवर किया है, तुम भी लोग उपस्थित हो इसमें। चलिए तो अब देख लेते हैं कि निगरानी में क्या होता है। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की पहली रिपोर्ट आती है, इसकी पहली रिपोर्ट आती है, और पहली रिपोर्ट आती है दिल्ली में। क्या आती है? दिल्ली में। तो पहली रिपोर्ट दिल्ली में, यह इसकी पहली जो मीटिंग थी वो दिल्ली में हुई थी ताकि मामले की जांच कर सकें हम। ठीक है, चलिए अब दिल्ली में इसकी जांच होती है। तो दिल्ली में जब इसकी जांच होती है तो दिल्ली में इतना क्लू नहीं निकल पाता है, दिल्ली में इतने बिटनेस नहीं हो पाते। तो भारत के लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार आप यहां कर क्या रहे हो, दिल्ली में कोई सबूत नहीं मिलेगा इसका, केवल समय बर्बादी के अलावा। अमृतसर चलिए ना, अमृतसर में आपको सबूत मिल जाएंगे इसके। चलिए, तो दिल्ली में पहली मीटिंग होती है, लेकिन यह मीटिंग होती है 14 यानी 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर 1919 को यह मीटिंग होती है। चलिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी की जो सेकंड मीटिंग होती है, जो सेकंड रिपोर्ट आती है वो कहां होती है? वो होती है अमृतसर में। ठीक है, अब साहब अमृतसर में जब मीटिंग होती है तो डायर को बुलाया जाता है। सोच रहे हो वह हत्यार आने वाला है। अब सोच लीजिए, रूम में मीटिंग चल रही है, गेट के नॉक पर नोट करता है कौन? डायर। टक टक, मे आई कम इन। सोचिए, अब डायर की एंट्री होती है, यानी लोग, उस कमेटी के लोग उस हत्यारे यानी उस हत्या करने के बाद उस हत्यारे के चेहरे को देखना चाहते थे कि इसके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी है भी या नहीं, या पूरा ही बेशर्म है। चलिए, हंटर ने गेट में प्रवेश किया और पूरी कमेटी के सामने बिल्कुल बैठ गया। सबने बोला कि बैठिए साहब, जनाब बैठिए। हंटर डायर बैठ गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हंटर से आया कि आपने ऐसा क्यों किया? आपके पास तो कई सारे रास्ते थे ना, उन सारे रास्तों का प्रयोग भी आप कर सकते थे। क्या अधिकारी होने के नाते आप पर केवल यही रास्ता था कि गोली चला दो? क्या और रास्ता नहीं था? और देखो, उस मीटिंग में भारत के लोग भी थे, भारत के बड़े बड़े नेता भी थे उस मीटिंग में, ऐसा नहीं है कि उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। हंटर ने क्वेश्चन पूछा, डायर ने एक लंबी सांस लेते हुए अपना जवाब दिया, और उस जवाब को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। वह जवाब देता है, क्या जवाब देता है सुनिए, और ये पूरा जवाब एक केवल ईगोइस्ट पर्सन दे सकता है। वो क्या कहता है कि मैं चाहता तो इस क्रांति को रोक सकता था, मैं चाहता तो इस हत्याकांड को रोक सकता था, लेकिन मैं भविष्य में ऐसा समय नहीं चाहता जिससे मुझ पर लोग थूकें, यानी मुझ पे लोग मेरी बेइज्जती समझे, मेरी हार समझे। कि मैं इस हत्याकांड से पहले लोगों को यह आगाह तो कर सकता था, लोगों को आगाह कर सकता था कि आप यहां से चले जाइए वरना मैं गोली चला दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा करना मेरी हार होती।
तो बोला कि अच्छा ऐसा करना आपकी हार होती। चलो ठीक है, आपने हत्याकांड तो किया, लेकिन आप ये बताइए कि हत्याकांड के बाद जो लोग घायल प्रवृत्ति में थे उनका आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराया? ये भी तो आप करा सकते थे ना। तो डायर ने बोला कि सुनिए सर, मैं एक सैनिक अधिकारी हूं, उपचार कराना मेरा अधिकार नहीं है, उपचार कराना मेरा कर्तव्य नहीं है, उपचार करने का काम डॉक्टर करेगा। डॉक्टर की टीम आती वहां, उपचार करती उनका। मैंने कब रोका था? ये डायर का बयान था। तो डायर ने दो बयान दिए, एक ट्रीटमेंट को लेकर कि ट्रीटमेंट करना मेरा कर्तव्य नहीं है, जो मेरा कर्तव्य था मैंने कर दिया। और पहला कर्तव्य क्या था? गोली चलाना, जो मैंने किया। क्योंकि यदि मैं गोली चलाने से पहले लोगों को आगाह कर देता था तो लोग मुझे कमजोर समझते और लोग मुझे बेइज्जत करते, लोग मेरी हार समझते। तो इसलिए मैं लोगों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सबसे पहला कर्तव्य गोली चलाना समझा। ये डायर का बयान था। और इस बयान के बाद 1920 की रिपोर्ट में डायर को दोषी पाया गया और डायर को उसके पद से बर्खास्त किया गया। तो आप लिख सकते हैं यहां पर हुआ था डायर का आमना सामना। अधिवेशन के सामने डायर का बयान सुन लिया कि चाहता तो मैं हत्याकांड से पहले, गोली चलाने से पहले लोगों को बता सकता था, लेकिन नहीं बताया क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं। दूसरा, मैं चाहता तो ट्रीटमेंट भी कर सकता था, लेकिन मैं चिकित्सक नहीं हूं। यह बयान इसने डायर ने दिया था। चलिए, तो डायर का बयान आ गया। अब डायर का बयान आते ही देखेंगे कि 1920 की रिपोर्ट में आप लिख सकते हैं कि 1920 की रिपोर्ट में 1920 की रिपोर्ट में हंटर आयोग ने डायर को दोषी पाया गया। और उसे उसके पद से बर्खास्त किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब 29 मार्च 1857 में जब हमारे सबसे बहादुर और क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे ने, हमारे बहादुर, सबसे ईमानदार और सबसे वरिष्ठ, यानी जिनकी बात करें क्रांतिकारी, यानी हमारे क्रांतिकारी नेता मंगल पांडे ने जब दो अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था ना, तब इन्हीं अंग्रेज सरकार ने मंगल पांडे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। आपको याद है 1857 की क्रांति में सुअरों की चर्बी, गाय की चर्बी वाला कारतूस का जब विरोध किया था मंगल पांडे ने, तो मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी से भागने के लिए क्या कर दिया था? दो अंग्रेज अधिकारियों को वहीं की वहीं मार दिया था गोली से। और उसी अंग्रेजी सरकार ने मंगल पांडे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। हाँ, फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। और आज उसी अंग्रेजी सरकार के एक अधिकारी ने हमारे 1000 लोगों को मारा है, 1000 लोगों को मार दिया था। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? अपने अधिकारी के साथ केवल उसे पद से बर्खास्त किया, केवल बर्खास्त किया। चाहती तो ये फांसी भी दे सकती थी उसको, लेकिन नहीं। अब इसके बदले उसको लंदन भेज दिया गया और लंदन में उसका महारानी विक्टोरिया के द्वारा सम्मान किया गया, चुटकुले सुनाए गए, हंसी मजाक उड़ाए गए भारतीय लोगों के कि वाह डायर वाह, क्या काम करके आए हो। ऐसा अधिकारी चाहिए, तुम हो अधिकारी तो, अरे तुम्हारे जैसा तो कोई बना नहीं। ऐसी ऐसी बातें करके डायर को और परवान चढ़ा दिया। उस समय हमारे उद्यम सिंह नेता वहां पर मौजूद थे। उद्यम सिंह ने उसी हॉल में निकाली गोली और डायर को मार दी गोली। बस डायर के सीने में 2 गोली मारी, खत्म डायर। हालांकि उद्यम सिंह को वहीं गिरफ्तार किया गया और बाद में वहीं उनको मौत की सजा दी गई। बाद में उद्यम सिंह की अस्थियों को भारत लाया गया था इंदिरा गांधी के समय, मैं आपको बता दूं, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय ही उनको लाया गया था।
और इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो उसी समय उनको वहां पर लाया गया था, उनकी अस्थियों को मारा गया था बाद में, काफी टाइम पहले। चलिए, यानी कुल मिला के पूरा बता चुके हैं, लेकिन 1920 की दोषी पाया गया, यह केवल एक दिखावा था। क्या था? एक दिखावा, केवल एक दिखावा था और कुछ नहीं था। बस कि भारत के लोगों को दिखाना था कि देखो भैया, ब्रिटिश सरकार आपकी कितनी हमदर्दी सरकार है, आपकी कितनी इमोशनल गवर्नमेंट है, कि देखो आप पर गोली चलाई, हमने डायरेक्ट को पद से हटा दिया। अरे पद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसकी फांसी पर चढ़ाना चाहिए था उसको। जब फांसी पर चढ़ाते तो मानते ना कि आपने न्याय किया है। जब मंगल पांडे ने आपके 2 अधिकारियों पर गोली चलाई, तब तो आपने फांसी के तख्ते पर लटका दिया। लेकिन आज जब आपके अधिकारी ने हमारे 1000 लोगों को मारा है, निहत्थे लोगों को, मासूम लोगों को, तब आपने उसे केवल पद से हटाया है। वाह रे वाह अंग्रेजी सरकार। तो ये थी अंग्रेजी सरकार की शोषणकारी नीतियां, और इस प्रकार से जलियांवाला हत्याकांड खत्म हुआ। और आपको पता है कि उधम सिंह ने जब मारा था तो इंदिरा गांधी के समय में इनकी अस्थियों को वापस लंदन से लाया गया था। चलिए, तो फिर आपसे, और कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, कल का टॉपिक बहुत बेहतरीन रहने वाला है। यानी कल हम खिलाफत और असहयोग आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे हिस्ट्री में, और फिर यहां पर चर्चा होंगी, बातें होंगी बहुत अच्छे से। तो कैसा लगा आपको जलियांवाला हत्याकांड? और प्लीज लेक्चर को देखने के बाद कमेंट जरूर करना, एक बार बताना कि कैसा रहा आपका ये 1 घंटे का जनवरी जलियांवाला हत्याकांड के साथ। हालांकि पढ़ाते हुए मुझे दर्द होता है, लेकिन इतिहास का विषय और इतिहास के विषय पर हम पूरी तरह बात करते हैं अपनी, और मुझे बड़ा खुशी होती है कि जब मैं इतिहास के ऐसे ऐसे टॉपिक्स को आपके सामने लाता हूं जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो याद रखना, पेपर में आ सकता है हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, सारी चीजें। देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ते वक्त, चाहे इतिहास हो चाहे भारतीय राजनीति हो, हम जब भी पढ़ाते हैं हम क्यों, कैसे, कब, कहां और इसका कारण भी बताते हैं आपको। हम रटाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते, ना आप रट्टू तोता बनिए ना मुझे बनाइए आप, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तो कॉन्सेप्ट के साथ लड़ाई चल रही है, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरेंस चल रहा है, और मैं आशा करता हूं कि इसी जनरली के साथ एक मैं अपनी आपको आपके गोल तक पहुंचा सकूं, बस यही मेरा पहला कर्तव्य होगा। चलिए, तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, इतिहास के में आगे बढ़ते हुए असहयोग और खिलाफत आंदोलन की तरफ, लेकिन अभी नहीं, केवल नेक्स्ट पार्ट में। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं आपके लिए, सभी के लिए। ठीक है।